तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स, जिसमें आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, जिससे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और इससे कई सारे न्यूमेरिकल बनते हैं। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखो, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। सदिश किसे कहते हैं आपको मालूम होगा। जो सदिश होता है उसमें दो चीज होती है। क्या क्या? सदिश में परिमाण होता है और क्या होता है, दिशा। सही है। अब देखो, किसी भी क्वांटिटी को अगर हमें सदिश में कन्वर्ट करना है तो हम इसके परिमाण को और उसकी दिशा को रख देंगे तो क्या आ जाएगा, वह सदिश में बदल जाएगा। ठीक है। अब देखो, हम इसके लिए एक क्या बनाते हैं, एक्स एक्सिस का आर्तीय तल बोल सकते हो। एक कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष, और दूसरा खींच रहे हैं कौन सा अक्ष है, वाई अक्ष। ठीक। और इसका ए वाला मूल बिंदु 0,0 बोल सकते हो, 0 बोल दो। ठीक। अब हम किसी एक चार्ज को, मान लीजिए कोई एक पॉइंट, इस पर एक चार्ज रखा है Q1। क्या रखा है, Q1। दूसरा एक पॉइंट मान लो यहाँ पर है, एक कोई रखा है Q2। अब भैया हम पूछ रहे हैं कि Q1 का स्थिति सदिश। अब भैया हम पूछ रहे हैं कि Q1 का स्थिति सदिश मतलब Q1 का पोजीशन वेक्टर क्या है। तो अब अगर हमें Q1 का स्थिति सदिश निकालना है तो हम इस सेंटर से इस Q को मिलाएंगे और उसी को बोलेंगे, इसकी जो एरो की डायरेक्शन होगी वो Q1 की ओर होगी, उसे बोलेंगे Q1 का स्थिति सदिश। इसे हम मान लेते हैं R1 है, और वो R1 जो है इसे क्या बोलेंगे, R1 को बोलेंगे, R1 को कहेंगे, लिख दें Q1 का स्थिति सदिश। स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष, चाहे इतना बोलो या फिर बोल दो मूल बिंदु के सापेक्ष, तब भी सही है। मूल बिंदु के सापेक्ष, बिंदु के सापेक्ष। अब देखो, अगर हम इस Q2 का पूछें स्थिति सदिश तो आप क्या करोगे, इस सेंटर से इस Q को मिलाओगे, जो बनेगा इसी को बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, वेक्टर लगा देना ऊपर, इसको मान लेते हैं R2। अब जो R2 बनेगा ये है वेक्टर R2। क्या है वेक्टर R2, Q2 का स्थिति सदिश। Q2 का स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष, स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष। सही है। अब देखो, अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ Q1 से Q2 की ओर, Q1 से Q2 की ओर का स्थिति सदिश क्या है, मतलब कि Q2 का स्थिति सदिश निकालिए। किसका, Q2 का। ध्यान देखना, किसका निकालना है, Q2 का। अगर हम पूछ रहे हैं कि Q2 का आपको क्या चाहिए, स्थिति सदिश, तो Q1 से कहाँ जा रहे हैं, Q2 की ओर, इसको लिखेंगे वेक्टर R21। क्या लिखेंगे, वेक्टर R21 मतलब क्या, इनकमिंग R वॉइस को क्या बोलेंगे, R2 का स्थिति सदिश R1 के सापेक्ष। क्या बोलेंगे, वेक्टर R21 को बोलेंगे Q2 का स्थिति सदिश, Q2 का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम के सापेक्ष, Q1 के सापेक्ष। अब अगर हम आपसे पूछें कि इस तरफ से इधर, मतलब कि Q2 के कारण, अगर हम पूछे Q1 का स्थिति सदिश क्या है, इसका Q1 का, तो भाई देख Q1 मतलब इसे लिखेंगे R12, वेक्टर R12, 12 मतलब कि Q1 का स्थिति सदिश R2 के सापेक्ष। अगर हम पूछे कि वेक्टर R, ठीक है। अब देखो, एक बात आप समझो, अगर हम अब पूछें कि इस पर बल की दिशा क्या होगी, Q1 और Q2 पर बल की दिशा निकालना है। अब बताओ, दोनों प्लस में है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर हम पूछें Q1 पर Q2 पर बल, तो ए वाला इसको प्रतिकर्षण बल इधर लगाएगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, F बल लगेगा। कितना लगेगा, 2-1। दूसरे पर पहले के कारण बल, तो F21 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वेक्टर F21। और अगर Q1 पूछे तो इस पर बल कहाँ लगेगा, पहले पर दूसरे के कारण बल, तो F12, पहले आवेश पर दूसरे के कारण बल। तो यहाँ बताओ भैया, F12 क्या है, Q1 पर, देखो Q1 पर Q2 के कारण, Q2 के कारण बल।
और अगर पूछे कि F21 क्या है तो F21 है क्या 1 2, दूसरे पर पहले के कारण बल मतलब Q2 पर Q1 के कारण कितना बल लग रहा है वो है। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब देखो अगर हम पूछें कि ये बल कितना लगेगा, आपको बल का परिमाण पता होगा F इक्वल टू के Q1 वही 1/4 लिखा हुआ है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर, ये तो होता है कूलाम का नियम। अब इस कूलाम के नियम में अगर हमें इसको सदिश व्यक्त करना है तो परिमाण और दिशा चाहिए। तो अगर हम इसमें पूछें F12 कितना होगा, वेक्टर F12, पहली बात उसका परिमाण चाहिए। परिमाण होता कितना है, तो परिमाण होता है के Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर, परिमाण हो गया। अब उसकी चाहिए दिशा, तो हमने बताया किसी वेक्टर की दिशा फाइंड करने के लिए हम उसका एक बात और कर लेना है, एकांक सदिश क्या होता है। एकांक सदिश जो होता है वो किसी भी वेक्टर का, एकांक सदिश क्या होता है, किसी भी वेक्टर का केवल दिशा बताता है, उसमें उसका परिमाण क्या होता है, एक होता है। एकांक सदिश किसी भी सदिश का दिशा बताती है, क्या बताती है, दिशा बताता है। अब देखो अगर हम पूछे कि यहाँ लिखा है, देखो पूछे कि R12 इसका स्थिति सदिश क्या होगा, तो इसको लिखोगे कैसे, इसको लिखोगे कैप लगा के, और R कैप 21 मतलब इसको पढ़ेंगे R21 कैप, मतलब जो कि R21 दूरी है इसका स्थिति सदिश है। अगर यहाँ पर पूछेंगे इसका स्थिति सदिश मतलब R12 का क्या लिखोगे, और 1 2 का कैप लगा देंगे, मतलब कि पहले कहाँ गया Q1 का स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष उसी का क्या है, ये है उसका एकांक सदिश, इसका परिमाण एक होता है, यह केवल दिशा बताता है, इसका परिमाण एक है, तो किसी भी मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो अगर हम इसका परिमाण रख दिए लेकिन दिशा के लिए देखो F12 पहले पर दूसरे के कारण बल, ए वाली दूरी कौन सी है, ये वाली रखी हमने R12, और इसका एकांक जो मिला है मतलब हमें इसका एकांक अगर लगा देंगे, दिशा ही बता रहा है ना R12, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे कैप 1 2, जो ये बता रहा है, ये बता रहा है दिशा और ये बता रहा है परिमाण, और इसे हम कहाँ बदल दिए सदिश के रूप में, इसको मान ले समीकरण नंबर 1। ठीक इसी तरीके से अगर पूछे कि वेक्टर F12 हो गया, F21 निकालो, F21 निकालो, पहले परिमाण तो के Q1 Q2 अपान में क्या रहेगा R स्क्वायर, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर दिशा क्या होगी, तो दूसरे पर पहले के कारण बल, यहाँ पर दिशा इधर है कौन सी है R21, देखो दूसरे पर पहले के कारण ये दिशा कौन है R21, और इसका परिमाण इतना है और इसकी दिशा कितना होगी, इसका एकांक वेक्टर कितना हो गया R21 कैप, क्या लगा देंगे R21 कैप, जो ये बना है R21 का स्थिति सदिश, ठीक है, समीकरण क्या मान लिए। अब यही जो बना है यही है कूलाम के नियम का सदिश रूप, यही कूलाम के नियम का सदिश रूप है, अब देखो अगर आप लोग एक बात और समझ लो, देखो अगर हम यहाँ से पूछे कि ये क्या है R12, जो R12 कैप है वो R21 कैप के बराबर है, दूरी तो बराबर है, परिमाण बराबर है, लेकिन देखो इसकी जो दिशा है उल्टी है, तो ये बस आपने पढ़ा था कि अगर दिशा उल्टी दिखानी होती थी तो माइनस लगाते थे, अभी क्या लगाते थे माइनस, यानी इसकी डायरेक्शन इधर है तो उसकी अपोजिट है, तो आगे क्या लगा देंगे माइनस लग जाता है। अब अगर हम एक वैल्यू इस समीकरण 1 में रख दें, नीचे दिख रहा है यह मान रखने पर, यह मान समीकरण किसमें रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। अब देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, एक पहला समीकरण क्या लिखा है, वेक्टर F12 इक्वल टू के लिखा है Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर, जहाँ लिखा है ये R12 वहाँ इसकी वैल्यू कितना आएगी माइनस में, तो ये वाला माइनस कहाँ लगा देंगे, ये वाला माइनस बबुआ उठा के हम कहाँ लगा दिए आगे, और देखो ये जहाँ 1 2 था वहाँ क्या आ जाएगा R21, कितना आएगा ये R21 आ गया, सही है। अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये जो बनेगा F12 वेक्टर, ये पीछे वाली पूरी वैल्यू के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर और R2 R1 कैप के, देखो यहाँ समीकरण 2 में देखो पूरा ये पूरा जो वैल्यू है ये वाली, इस समीकरण 2 की पूरी वैल्यू है,
तो समीकरण 2 से अगर हम लिखना चाहें तो समीकरण 2 से जहाँ एक पूरा लिखा है उसके स्थान पे इसकी वैल्यू F21 रख दें, तो यह माइनस आगे लगा रहेगा लेकिन क्या आ जाएगा F21। अब एक बात आपको समझ में आनी चाहिए, यहाँ से देखो, यहाँ जो बल F12 है पहले पर बल लग रहा है दूसरे के कारण, वही बल दूसरे पर भी पहले के कारण लग रहा है, बस अपोजिट क्या है तो सिर्फ माइनस का चिन्ह। माइनस बता रहा है कि दिशा क्या है, उल्टी मतलब विपरीत है, लेकिन बल का परिमाण बराबर है, यानी कि दोनों बल बराबर है। तो न्यूटन का तृतीय नियम था गति का, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है, यानी कि जितना बल उधर लग रहा है उतना इधर लग रहा है। यानी जो कूलाम का नियम जो है, यानी जो कूलाम का नियम है, कूलाम का नियम क्या कर रहा है, न्यूटन के गति संबंधी तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया का पालन कर रहा है। यानी कूलाम का नियम और गति के तृतीय नियम का पालन करता है, गति के तृतीय नियम का पालन करता है, तृतीय नियम का पालन करता है। तो आई होप आपको यह सब चीज़ें अच्छे समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों से शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय